नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करते हैं मरुधरा की सियासत के अपडेट्स से। मरुधरा में महाभारत की जो बड़ी बातें आज रही हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। फोन के जरिए बातचीत हुई बताया जा रहा है। हालांकि क्या रेस्पॉन्स मिला इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इधर बसपा विधायक मामले वाली जो दिलावर की याचिका थी, कोर्ट ने उसे निस्तारित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी आज वापस ले ली। वहीं राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी का जवाब दिया है और जवाब में कुछ सवाल फिर उठाए हैं। और पूरे मामले पर आज भी सचिन पायलट की चुप्पी हावी है, वो कुछ नहीं बोले हैं। प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रपति को इस बीच ज्ञापन भी भेजा है और इसमें बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और साथ ही ये भी शिकायत की है, आरोप लगाते हुए कि राज्यपाल संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे। राज्यपाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट में एडवोकेट शांतनु पारीक ने इस बीच एक पीआईएल दायर की है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है हरियाणा में बैठे 3 विधायक वापस आएंगे। तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है और इस ज्ञापन में जो मौजूदा सियासी संकट है उस पर राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की है। इस ज्ञापन में लिखा गया है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है, मौजूदा सियासी संकट में दखल देने की मांग की है। साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाया है कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार गिराने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। और बसपा विधायकों के विलय के मामले से जुड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी विधायक की याचिका निस्तारित कर दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को आधारहीन माना और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। बता दें कि ये याचिका मदन दिलावर ने दायर की थी। साहब ने आदेश 24 जुलाई 2020 को पारित कर दिया है और मदन दिलावर जी के द्वारा उनके समक्ष जो मर्जर को चैलेंज करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी उसको खारिज कर दिया है। बिल्कुल। तो इसके अलावा बसपा ने आप लोगों ने प्रार्थना पत्र पेश किया था पार्टी बनने को लेकर। हमारा प्रार्थना पत्र सिर्फ इस प्रेजेंट पिटीशन में पक्षकार बनने का था, क्योंकि मेन पिटीशन ही खारिज हो गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसमें पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया। एक बार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि भैया हमको स्पेशल सेशन बुलाना है। वही चीज लेके मुख्यमंत्री साहब गए राज्यपाल साहब के पास में। राज्यपाल साहब ने पहली बार तो है वो मना कर दिया, उसके बाद में जो है क्वेरी नोट दे दिया कि 6 पॉइंट क्वेरी है। ये साफ साफ संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। देयर कैन नॉट बी रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस बाय द कैबिनेट। आप आर्टिकल 163 रेड विद आर्टिकल 174 रेड विद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नबम रेबिया केस देख लीजिए। राज्यपाल साहब के पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन कब रहता है? जब मेजोरिटी नहीं है रहती। कैबिनेट के पास मेजोरिटी नहीं है। अब अगर मेजोरिटी नहीं है तब भी आपको स्पेशल सेशन बुलाना है और मेजोरिटी है तब भी सेशन बुलाना है, क्योंकि आपको कैबिनेट की बात माननी पड़ेगी। और इधर बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला। विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनमत नहीं है। कांग्रेस के पास खुद के सिर्फ 88 विधायक हैं। इनके पास जनमत है कहां? इनके पास केवल कांग्रेस के 88 लोग हैं। जो बीएसपी के लोग हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध जीत करके आए थे। 10 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे। 2 बीटीपी के कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे। एक जो सीपीएम का कांग्रेस के खिलाफ जीत करके आया था। इसका मतलब जो कांग्रेस के खिलाफ लोग को जोड़ करके और जनमत की बात कहना, ये जनमत का अनादर है और केवल अपनी आंतरिक कलह को बीजेपी पे डालना, ये निश्चित रूप से कैसा लोकतंत्र है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनी हुई सरकार गिराना लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनी हुई सरकार को एन केन प्रकारेण बीजेपी पार्टी गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और किसी हालत में राजस्थान की सरकार को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। चाहे इसके लिए जितना हद तक जाना चाहिए
बीजेपी पार्टी उतना हद तक चलेगा। जनतंत्र की कोई परवाह नहीं उनका। एक चुनी हुई सरकार को अगर इसी तरीके से गिराने की नापाक मंसूबों को किसी हालत में कामयाब होने का मौका देना हमारा जनतंत्र के लिए एक बड़ा हानिकारक होगी। भारतीय वायुसेना की बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी होने जा रही है। राफेल लड़ाकू विमान आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चीन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत आना काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन विमानों की तस्वीर जारी की। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल और सेमी स्टेल्थ तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिटियार मिसाइल भी लगी होगी। चीन लगातार अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। अब सैटेलाइट के जरिए अरुणाचल में चीन की सेना को देखा गया। लद्दाख में गुस्ताखी कर रहा चीन लगातार भारतीय सीमा पर अपनी पांव पसारने की फिराक में है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की नापाक चाल का पता चला, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जमावड़ा दिखा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट IMI सेट ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीर हासिल की, जिसमें चीन के कब्जे वाले तिब्बत में बड़ी तादाद में सेना का जमावड़ा देखा गया। चीन की PLA की मौजूदगी अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना की ये तैनाती बेहद अहम है। चीन की धोखेबाजी कोई नई बात नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर लगातार वार्ताएं हो रही हैं। दोनों तरफ की सेनाओं को पीछे जाने और सैन्य तैनाती कम करने को लेकर बात लगातार हो रही है, लेकिन चीन वार्ता में सामान्य स्थिति लाने की बात तो करता है, पर उस पर अमल नहीं करता है। भारत की जासूसी उपग्रह ने जो तस्वीर हासिल की है, वो चीन का असली चेहरा ही दिखता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उदयपुर के जोधपुर महामंदिर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देख आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ एक महिला के साथ बदसलूकी हुई, लेकिन ये बदसलूकी भी महिलाओं ने ही की। श्री रामनगर इलाके में कुछ महिलाओं ने मिलकर एक महिला का चीरहरण कर दिया। पीड़ित महिला गुहार लगाती रही, लेकिन स्थानीय महिलाओं को दया नहीं आई। इस पीड़ित महिला को बुरी तरह से पीटा भी गया। कॉलोनी की महिलाओं का आरोप है कि पीड़ित महिला देह व्यापार के धंधे में सक्रिय है और इलाके का माहौल खराब कर रही है। सवाल है कि अगर ये सही भी है तो इन महिलाओं को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? इस महिला को पुलिस को देने के बजाय खुद ही सजा देने की ऐसी क्या जरूरत थी? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कॉलोनी की 3-4 महिलाएं मिलकर पीड़ित महिला को पीट रही हैं, उसके साथ बदसलूकी कर रही हैं। फिलहाल मामला अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश के 3 कोरोना टेस्टिंग सेंटर्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे इन केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। 3 केंद्रों में एक नोएडा टेस्टिंग सेंटर से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में 3 कोरोना टेस्टिंग केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे तीनों सेंटर का वह उद्घाटन करेंगे। और कलकत्ता, मुंबई के साथ तीसरा जो सेंटर है नोएडा में है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वह जो है राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्था में यह सेंटर बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यह अत्याधुनिक सेंटर जो बनाया गया है, इसमें प्रतिदिन 6000 से लेकर के 10,000 लोगों का टेस्ट किया जा सकता है कि इनको
कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोगों की देश भर में शिकायत है कि सही समय पे उनकी सही टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, सही उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत से लोग जान से हाथ धो दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है ICMR की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है और आज जो है देश में 3 कोरोना टेस्टिंग का शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जिससे लोग सही समय पे अपना परीक्षण करा सकेंगे, अपना चेकअप करा सकेंगे और दवा लेकर के स्वस्थ हो सकेंगे। अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो दिल्ली NCR में महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पे दिल्ली NCR के लोग जो है अपना कोरोना टेस्टिंग करा सकेंगे और सही समय पे अपना दवा ले सकेंगे। इसको देखते हुए जो है पूरी यहाँ पे अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है और आज जो है यह शुभारंभ कर दिया जाएगा। शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। कहते हैं लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो कोई भी राह कठिन नहीं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मरुधरा की शान रूमा देवी की किताब मरुधरा के हौसले का हुनर। हौसले के उड़ान की गाथा, सुई धागे से हौसले की उड़ान। रूमा देवी से सीखो हौसले का हुनर। मरुधरा के हौसले को सलाम। सर पर घूंघट, आंखों में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और चेहरे पर मुस्कान लिए ये बाड़मेर की रूमा देवी हैं। बाड़मेर के ठाड़ी ठाड़ी तक अपने हुनर का लोहा मनवाने वाली ये महिला देखने में तो बेहद सरल हैं, लेकिन इनके कारनामे किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। जी हाँ, रूमा देवी ने महज सुई और धागे के सहारे हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प कला में धुरंधर बना दिया है। रूमा देवी के इसी हौसले को अब शब्दों के जरिए किताबों के पन्नों पर पिरोया गया है। रूमा देवी के हौसले की दास्तां हौसले का हुनर किताब में लिखा गया है। लेखिका निधि जैन ने इस किताब को अपने शब्दों से और खूबसूरत बना दिया है। जिन परिस्थितियों में रूमा देवी जी ने उन लोगों को रोजगार दिया और उन्हें आगे बढ़ाया, वह सब महसूस करने के लिए मुझे एक पूरा दिन मिला और मैंने रूमा देवी जी के साथ पूरा दिन बिताया, वहाँ की परिस्थितियों को जाना और विक्रम सिंह जी से रूमा देवी जी के बारे में और भी बातें जानी और इन सब के सहयोग से ही यह किताब पूरी हो पाई। थार के रेगिस्तान से निकलकर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने काम को हजारों के सामने रखने वाली रूमा देवी की जीवनी अब किताब के रूप में लोगों के सामने है। हजारों महिलाओं को हस्तशिल्प के माध्यम से रोजगार देने वाली रूमा देवी की किताब हौसले का हुनर इन दिनों बेहद चर्चा में है। और उसके बाद भी लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं ऐसे ही पूछ रही है, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो गाड़ी लेके खुद बाड़मेर आ गए और यहाँ रह के मेरी बहनों से बात करी, वो कैसे काम होता है काम को देखा, फिर उन्होंने पूरी जानकारी लेके ये एक बुक तैयार की है। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत के बाद में ये बुक है जो आज सबके तैयार हुई है और सबके पास में आई है। तो मैं ये पूरा श्रेय निधि जी को ही देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। इसको पढ़ के कोई प्रेरणा ले तो हमारे लिए अच्छी बात है। थार के रेतीले टापू के बीच से निकली भारत की नारी शक्ति की कहानी सबकी जुबां पर है। राजस्थान वह इलाका है जहां लड़कियों का जन्म बोझ समझा जाता था। बाल विवाह यहाँ की परंपरा में आज भी सांसें ले रहा है। यहाँ महिलाएं घूंघट काट कर आज भी महज रोटी सेकने को मजबूर हैं। ऐसे में ये किताब महिलाओं के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। सिने एक्टर सोनू सूद की दरियादिली का एक और वाकया सामने आया है। कोरोना महामारी के बीच हजारों लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के एक गरीब किसान के घर में खुशियों का तोहफा पहुंचाया। पिता संग खेत जोत रही ये दोनों लड़कियां उस मजबूर किसान की बेटियां हैं जिसके पास 3 एकड़ खेत तो है, लेकिन उसे जोतने के लिए बैल की जोड़ी नहीं है और ना ही इतना पैसा कि बैलों की जोड़ी किराए पर ली जा सके। चित्तूर के रहने वाले गरीब किसान नागेश्वर राव के लिए गुजर बसर का साधन उनकी खेती ही है, लेकिन कोरोना महामारी ने उनकी जिंदगी को और मुफलिसी में पहुंचा दिया। नागेश्वर खेत पर काम करना चाहते हैं,
लेकिन बैल नहीं होने की वजह से मजबूरन उन्हें अपनी ही बेटियों से खेत जुतवाना पड़ा। बेटियों के खेत को जोतने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक्टर सोनू सूद तुरंत इस परिवार की मदद के लिए आगे आए और वीडियो देखने के मात्र 5 घंटे बाद ही नागेश्वर और उनकी बेटियों के लिए नया ट्रैक्टर पहुंचा दिया। ट्रैक्टर मिलने पर नागेश्वर का परिवार बेहद खुश है और बॉलीवुड के इस सितारे को धन्यवाद करते नहीं थक रहा है, क्योंकि नागेश्वर की बेटियों को अब हल से आजादी मिल गई। ముందుగా ఆయనకు మా భార్య పిల్లల తరపున ఆయనకు మేము పాదాబంధనం చేస్తున్నాం। అయితే ఆయన సినిమాలో విలన్ కావచ్చును కానీ వాస్తవంగా రియల్ హీరో ఆయన। वैसे किसान नागेश्वर ने सही कहा, सोनू सूद रियल लाइफ ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो हैं। कोरोना महामारी के संकट के दौर में वो कई प्रवासी मजदूरों के मसीहा बने हैं और कुछ महीनों से अपने खर्चे पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके घर, उनकी मंजिल तक पहुंचा भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अजमेर से खबर है, यहाँ एक दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने की वजह से यहाँ आग लगी। तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरह से आग भभक रही है दुकान में। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। अजमेर के केसरगंज इलाके में स्थित ये मिठाई की दुकान जहाँ पर आग लगी, सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी। दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। दुकानदार राखी के सीजन को देखते हुए मिठाइयां बना रहा था, लेकिन अचानक सिलेंडर में से गैस रिसाव होने लगा और उसने आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि दुकान में घरेलू सिलेंडर भी पड़े थे, लेकिन उन तक आग नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और बड़ी खबर बता दें, कोरोना संकट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में है। इस वक्त सीएम अशोक गहलोत एक वीसी कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जुड़े हैं और इनके साथ सीएम संवाद कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, सीएमएचओ भी इस वीसी में जुड़े हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।